हेलो स्टूडेंट, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 3। कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अध्याय 3 के दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थात हम लोग 2 वीडियो में इस अध्याय के कुछ अंशों का अध्ययन कर लिया है हम लोगों ने। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे और यह अध्याय क्या है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो इसके विषय में आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया गया था कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के गुण क्या होते हैं और यह सिंथेटिक फाइबर से हमको लाभ क्या है और सिंथेटिक फाइबर से हमको हानि क्या है। इन सारी चीजों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लास्टिक, जो इसका दूसरा पार्ट है, ये प्लास्टिक हम लोग देखेंगे। तो प्लास्टिक देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपका सिंथेटिक फाइबर है, संश्लेषित रेशा है, यह भी एक प्रकार का बहुलक है, पॉलीमर है। बहुलक है या पॉलीमर है। तो बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक जब कोई भी वस्तु छोटी छोटी विभिन्न इकाइयों के आपस में संयोजन के उपरांत बनती है, तो उसको क्या कहते हैं कि यह वस्तु पॉलीमर है या फिर क्या है, बहुलक है। इसके विषय में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। पॉली मतलब बहुत, मर मतलब क्या है कि संख्या, ठीक है। तो बहुत ही संख्या में अगर कोई चीज मिलकर एक एकल उत्पाद बनाता है तो इसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक, जैसे आपको संश्लेषित रेशे में बताया गया था, तो ऐसे ही यह प्लास्टिक भी, यह भी एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। अर्थात कहने का तात्पर्य, यह प्लास्टिक भी कई छोटे छोटे रासायनिक अवयवों के आपस में मिलने से बना होगा, ठीक है। तो प्लास्टिक कैसे बनता है? प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है जो कई छोटे छोटे रासायनिक अवयवों के आपस में मिलने से बनता है, ठीक है। अब हम क्या है कि दूसरा जो पॉइंट है, बहुलक तो है, लेकिन क्या ये जो आपस में मिलने का तरीका है, जो छोटी छोटी इकाइयां आपस में जो मिल रही हैं, इनके मिलने का जो तरीका है, क्या सबके मिलने का तरीका एक ही है? ये चीज हम लोग देखेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि सभी प्लास्टिक की इकाइयां एक तरह से व्यवस्थित नहीं होती है, कुछ में रैखिक तो कुछ में तिर्यकबद्ध होता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे अपने आसपास बहुत सारी प्लास्टिक की वस्तुएं देखे होंगे, तो देखे होंगे कि कुर्सी है, कुछ उसका आकार कुछ और है, आपका मेज है तो उसका आकार कुछ और है, प्लास्टिक की बाल्टी है तो उसका आकार कुछ और है, प्लास्टिक की पाइप है तो उसका आकार कुछ और है। तो भाई, अगर विभिन्न आकार की चीजें बन रही हैं तो इकाइयां भी विभिन्न तरीके से उसमें संयोजित होंगी, जाहिर सी बात है। तो विभिन्न तरीके से जो संयोजित हो रही है, तो पहली चीज तो ये कहने का मतलब कि कई आकार में है तो इनको ढाला जा सकता है कई आकार में। अब इकाइयां कैसे संयोजित हुई है? 2 तरह से कह रहा है। एक क्या है, रैखीय है। रैखीय कहने का मतलब कि एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, 5वां यूनिट, ऐसे क्या है, रेखीय क्रम में क्रमबद्ध रहे। ठीक, दूसरा क्या, फिर ऐसे चलता रहे, फिर इस तरह से इस क्रम में अगर जुड़ रहे हैं। एक मान लीजिए एक इकाई है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां, कई यूनिट आपस में मिल करके एक बहुलक का निर्माण कर लिए हैं। अगर इस तरीके से है तो यह व्यवस्था कैसी है, रेखित है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो जाए, यह रेखीय क्रम है, यहीं पर क्या हो जाए कि कहीं से आगे से शुरू हुआ, अब बीच में से कहीं से इकाई यहाँ से मुड़ करके फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, यहाँ से मुड़ करके इधर चला गया, फिर यहाँ पर लग गया। तो अगर इस तरह की इकाई यानी कि किसी एक निश्चित पैटर्न में न मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यकबद्ध कहते हैं, क्रॉस बोलते हैं, ठीक है।
क्रॉस में या फिर तिर्यकबद्ध, आप जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये क्रॉस करते हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के सीधाई में नहीं होते। देखिए यहाँ पर सीधाई में नहीं, एक दूसरे को काटते हुए निकल जा रहे हैं आगे। यहाँ से इसको जाना चाहिए तो यहाँ पर न जाकर के यहाँ चला गया। अब आगे बढ़ना चाहिए, रेखित क्रम में रहता तो ऐसे आगे बढ़ता है लीनियर क्रम में, लेकिन ऐसे लीनियर क्रम में न बढ़ करके फिर क्रॉस करके इधर चला गया, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये जो एक दूसरे को क्रॉस करके इधर उधर जा रहे हैं, तो ये इकाई क्या कहलाएगी? ये तिर्यक इकाई है। तो प्लास्टिक में किसी प्रकार के प्लास्टिक में यह संरचना देखने को मिलती होगी, या किसी प्लास्टिक में इस प्रकार की संरचना। दो तरह की संरचनाएं संभावित हैं। इन दो तरह की संरचनाओं के द्वारा प्लास्टिक का निर्माण हुआ, ठीक है। उसकी इकाइयां इस तरह से व्यवस्थित हो। दूसरा क्या है, इसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अगर प्लास्टिक है कोई, मान लीजिए कि खराब हो गया, घर पे प्लास्टिक की कोई चीज ले आए और वह प्लास्टिक की चीज खराब हो गई, तो उसका क्या है कि पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुनः उपयोग करने का तात्पर्य हमारा इससे है कि उसको क्या है कि बाहर न फेंक करके दे दिया जाए। आपको वेस्टेज जो है वह एक जगह इकट्ठा करके दे दिया जाता है कबाड़ी वालों को। कबाड़ी वाले कंपनी वालों को बेचते हैं और कंपनी वाले उसे क्या करते हैं, गलाते हैं, और गला करके उसमें नए नए रूप में उसको ढालते हैं। कैसे? तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख लीजिए, इसे अलग अलग रंग एवं आकार में ढाला जा सकता है, ठीक। तो वही चीज है कि जो प्लास्टिक आप लाए, मान लीजिए कि आपने ग्रीन कलर का प्लास्टिक, कोई ग्रीन कलर की चीज थी, खरीदा था, आप लेकर के आए और लेकर के आए, बाद में खराब हो गया। खराब होने के बाद क्या है कि आपने कबाड़ी वाले को बेचा, कबाड़ी वाले ने आपको फैक्ट्री वाले को दिया। फैक्ट्री वाला क्या करेगा? फैक्ट्री वाला उसको पहले गलाएगा, गला देगा तो उसमें से कलर भी हल्का हो जाएगा, निकल जाएगा या फिर हल्का हो जाएगा। और जब गलित फार्म में आएगा तो इसको कहा जा रहा है कि प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो जब गल गया, मेल्ट हो गया, तो उसमें जो रंग चाहिए वो रंग आप मिला दीजिए और जिस रूप में चाहिए उस तरह के सांचे में उस प्लास्टिक को डाल दीजिए। तो वह प्लास्टिक का जो गलित वाला रूप है वह उसी सांचे का रूप ले लेगा, उसी सांचे के रूप में वह प्लास्टिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, तरीका है आपका। तो नए नए प्लास्टिक की नई नई चीजें बनाने का ये तरीका है। तो क्या है कि इसे अलग अलग रंग एवं आकार में ढाला जा सकता है। अब पॉलीथीन जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, वह भी एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक ही है। देखते हैं कि इतना आप लोगों ने देख लिया, अब आगे देखते हैं कि प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। तो ये प्लास्टिक हो गया कि इसमें समझ गए आप लोग कि यह भी बहुलक है, लेकिन इसमें क्या है कि इकाइयां एक ही तरह से व्यवस्थित नहीं रहती। सभी प्लास्टिक में किसी में रैखिक, किसी में तिर्यक होती है। इसके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे अलग अलग रंग एवं आकार में ढाला जा सकता है। पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का ही उदाहरण है, ठीक है। मिटाते हैं इसे। अब देखिएगा प्लास्टिक के प्रकार में, देखिए तो अगर उस तरह से देखा जाए तो प्लास्टिक के नाम के आकार पर देखा जाए, इकाइयों के व्यवस्था के आधार पर देखा जाए, इनके नाम के आधार पर देखा जाए, इनके पाए जाने वाले रसायनों के आधार पर देखा जाए, तो प्लास्टिक तो बहुत प्रकार की हो जाएंगी। लेकिन अगर इनके एक विशेष गुण के रूप में देखा जाए, जो इनके टूटने फूटने का गुण है, उस विशेष गुण से इनको लेकर देखा जाए, तो प्लास्टिक मात्र दो प्रकार के हैं, ठीक है। प्लास्टिक के प्रकार पहले लिख लीजिएगा, प्लास्टिक के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के प्लास्टिक है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो प्लास्टिक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के प्लास्टिक है, जो क्या है कि इनके टूटने फूटने वाले गुणों के आधार पर बांटा गया है। तो पहला आपका थर्मोप्लास्टिक, पहला है आपका थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक, और दूसरा है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ये दो चीजें हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या चीज है, इसे देख लीजिए, फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है।
थर्मोप्लास्टिक देखिए, थर्म का मतलब होता है उष्मा से। देखिए जब आप लोग बड़े क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि अलग अलग टर्म। तो थर्म जहां पर आता है उसका मतलब होता है क्या, उष्मा से मतलब होता है, हीट से मतलब होता है, उष्मा से मतलब होता है, हीट से मतलब होता है, यानी कि थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्म मतलब उष्मा और उष्मा का ए थर्मोप्लास्टिक, थर्म का मतलब हो गया उष्मा और प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है थर्मोप्लास्टिक का कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको अगर उष्मा दिया जाए, ठीक, आप जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही लिख लीजिएगा, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको अगर उष्मा दिया जाए तो उष्मा देने पर वह पिघल जाते हैं, विकृत रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी प्लास्टिक को थोड़ी सी उष्मा दे दी जाए तो क्या है कि वह विकृत रूप में परिवर्तित, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलीथीन है, पॉलीथीन में थोड़ा सा आग कहीं जल रहा है, पॉलीथीन में थोड़ा सा ऊपर से लगाइए तुरंत पूरा पॉलीथीन क्या होगा आपका, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि वह विकृत हो जाता है। आप कोई पाइप है प्लास्टिक की, पतली पाइप है, पतली पाइप को उसको क्या कीजिए कहीं उष्मा पे लगा दीजिए, देखिए मुड़ जाता है। तो क्या है कि अगर कोई प्लास्टिक ताप देने पर, उष्मा देने पर विकृत हो जाए, अवस्था में परिवर्तित हो जाए या गल जाए, जो भी कह लीजिए आप सही है, गल जाए, ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो वे प्लास्टिक जो उष्मा देने पर पिघल जाए, गल जाए, विकृत हो जाए, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में आपका दो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है। पहला है आपका पॉलीथीन, जो बेहतर तरीके से आप लोग जानते ही हैं, पॉलीथीन, पॉलीथीन किससे किससे बना है, पाली मतलब बहुत, पाली का मतलब होता है बहुत, ठीक है, और एथीन क्या होता है, एथीन, एथीन एक प्रकार का क्या है, रसायन है, एथीन एक प्रकार का क्या है, रसायन है। आज बड़े क्लास में जाएंगे जब तो वहां आपको बताया जाएगा कि एथीन क्या होता है, एथेन क्या होता है, एथाइन क्या होता है। ठीक है, मेथ, एथ, ठीक है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ऐसे होता है। तो मेथेन हो गया, मेथेन हो गया, फिर उसके बाद एथेन हो गया, तो एथीन क्या हो गया, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ऐसे होता है। रसायन विज्ञान जब बढ़ाया जाएगा आपको, बड़े क्लास में जाएंगे कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, तो वहां आपको बताया जाएगा कि एथेन क्या है, एथीन क्या है, एथाइन क्या है, ठीक है, प्रोपेन क्या है, प्रोपीन क्या है, प्रोपाइन क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जब हायर क्लास में जाएंगे। अभी मात्र इतना ही जानिए कि पॉलीथीन एक प्रकार का प्लास्टिक है जो कि थर्मोप्लास्टिक है, और ये बना होता है, इससे एथीन नामक रसायन से मिलकर के बना होता है, यानी एथीन नामक रसायन के कई अणु आपस में संयोजित होते हैं तो बनता क्या है, पॉलीथीन बनता है। ठीक, दूसरा है आपका पीवीसी, दूसरा एग्जाम्पल है आपका पीवीसी। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका नाम होता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉली मतलब बहुत, पहले बता दिया, विनाइल क्लोराइड एक प्रकार का क्या है आपका, एक प्रकार का रसायन है, अर्थात विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु आपस में संयोजित होकर के बनाए हैं क्या, पीवीसी बनाए हैं, पीवीसी नामक प्लास्टिक बनाए हैं। ठीक है, तो पीवीसी नामक प्लास्टिक जो होता है ये कहाँ मिलता है आपका, आप देखे होंगे कि जो आपकी पाइप जो लगती है, वाटर वाली पाइप जो लगती है, पानी वाली नली, जो प्लास्टिक की जो नलियां जो हो रही है, फिर उसके बाद जिस पाइप से आप क्या है छिड़काव उड़काव करते हो पानी का, तो ये जो पाइपें बनाई जाती हैं वहां पर लिखे देखिएगा टिप पर जहां लिखा रहता है मैन्युफैक्चर, तो वहां पर लिखा रहता है पीवीसी, और इसका प्रचार भी जो सलमान खान करते थे, इसका प्रचार भी करते थे, पाइप का प्रचार भी करते थे, तो उसमें कहते थे कि पीवीसी पाइपें। हाँ, तो ये क्या है कि पीवीसी पाइप आप वहीं से समझ सकते हैं, तो क्या है कि पाइपों के निर्माण में यह काम आता है। इसके अलावा
चूंकि यह कैसा प्लास्टिक जो थर्मोप्लास्टिक है, ये किस प्रकार का प्लास्टिक है कि इसको गला करके बहुत सारे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो यह अब सोच सकते हैं कि किस काम में आएगा। तो जितनी भी चीजें आप अपने आसपास जैसे देखते हैं जनरली कि खिलौना हो गया आपका, कंघी हो गया, जो भी चीजें आपके घर में आसपास जितना देख रहे हैं आप, ठीक है, खिलौना है, कंघी है, आपका बाल्टी है, जग है, ठीक है, आपके जो सामान जो रखे जाते हैं घर में, नमक है चाहे चीनी है, तो इन सब चीजों को रखने के लिए जो पात्र हैं छोटे छोटे, वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्लास्टिकें कौन सी प्लास्टिक से बनी रहती है? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, तो ये क्या है आपका थर्मोप्लास्टिक हो गया। दूसरा वाला आपका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। इसको मिटाते हैं। अब दूसरा वाला देखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो जस्ट उल्टा है थर्मोसेटिक प्लास्टिक का, जस्ट उल्टा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक में हम लोग कह रहे थे कि वे प्लास्टिक जिनको ऊष्मा देने पर अपने रूप में विकृत हो जाए, तो इसे प्लास्टिक को क्या, वैसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। आपको बताया पॉलीथीन और पीवीसी। परंतु इसके जस्ट विपरीत थर्मोसेटिक प्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होते हैं? वे प्लास्टिक जिनको ऊष्मा देने के बावजूद यह विकृत नहीं होते हैं, इनमें ऊष्मा को सहन करने की ज्यादा क्षमता पाई जाती है, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, वे प्लास्टिक जिनको ऊष्मा देने पर वह जल्दी विकृत नहीं होते, उनमें ताप सहन करने की अधिक क्षमता पाई जाती है, ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की खासियत क्या है कि अगर एक बार इसको सांचे में ढाल दिया गया, किसी भी सांचे में एक बार ढाल दिया गया, तो फिर क्या है कि दोबारा उसको गला करके फिर नया चीज प्राप्त करना ये मुश्किल है, ये काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक बार जिस सांचे में ढाल दिया गया तो वह ढल गया, वह चीज बन गया। अब ये चाहिए कि अब उसको गला करके फिर दूसरी चीज इससे प्राप्त कर लें, खराब हो जाने पर वह प्लास्टिक, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें ताप सहन करने की क्षमता अधिक होती है। अब यह उपयोग कहाँ होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेहतर तरीके समझ सकते हैं। भाई ताप सहन करने की क्षमता अधिक है, गलेगा नहीं ताप देने पर, तो सबसे ज्यादा यूज कहाँ होगा कि जहां ताप दिया जाए और प्लास्टिक गले न, क्योंकि प्लास्टिक भाई सुगम है ना, बड़ा आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है, हल्का होता है धातु के पात्रों के मुताबिक। तो कहाँ उपयोग किया जाएगा आपका? अब देखते हैं कि जो कुकर है हमारा, तो कुकर की जो हैंडल होती है, हैंडल, तो पीछे उसके चारों तरफ ऐसे प्लास्टिक लगा, धातु चूंकि गर्म करेंगे तो तुरंत गर्म हो जाएगा, हाथ पकड़ेंगे हाथ से तो जल जाएगा, लेकिन चारों तरफ क्या प्लास्टिक लगी होती है ना, तो वो जो प्लास्टिक होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, वो क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। एग्जाम्पल अगर में देखा जाए तो एग्जाम्पल में दो चीजें हैं, एग्जाम्पल में दो चीजें, बैकेलाइट है, बैकेलाइट है। अब जब बड़े क्लास में जाएंगे तो अब इसका क्या है कि रसायन विज्ञान में बताया जाएगा इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपको बैकेलाइट का, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ इतना जानना है कि बैकेलाइट होता है, कहाँ उपयोग होता है। ठीक, बैकेलाइट है और क्या है? मेलामाइन है। बैकेलाइट और मेलामाइन। तो अब क्या है यहाँ पर आपको जितना बताना है, ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर से आपको मतलब नहीं है कि ये किस चीज से मिल करके बना है, कहाँ पर काम ले होता है इसका। देख लीजिए, बैकेलाइट होता है क्या? विद्युत का कुचालक होता है। ये क्या होता है? बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है।
विद्युत का कुचालक कहने का तात्पर्य यह है, विद्युत का कुचालक कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें करंट नहीं लगती है। कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो करंट नहीं लगने का मतलब है कि यह उपयोग उस जगह होगा कि जहां पर करंट प्रवाहित होती रहे, किसी तार में, धातु के तार में करंट प्रवाहित होती रहे और उसके चारों तरफ अगर बैकलाइट को लगा दिया जाए तो फिर करंट मारने की संभावना उस जगह पर नहीं रहेगी। ठीक है, तो उपयोग कहाँ किया जाता है? स्विच बनाने में किया जाता है। स्विच देखे होंगे ना, स्विच जो दबाते हैं आप लोग, पंखा चल जाता है, दबाते हैं पंखा बंद हो जाता है। ठीक है, तो वह स्विच जो बना हुआ है टोटल, वो बैकेलाइट नामक प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, जो कुकर का अभी हत्था बताए हैं हम लोग। ठीक, तो मान लीजिए कि आप अगर सब्जी बना रहे हैं, कि कुछ लोग क्या है कि हम लोग तो मान लीजिए कि गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में क्या है, लकड़ियों पर भी पहले खाना बनता था। अब मॉडर्न शिप हो गया, थोड़ा सा गैस पे बनता है। लेकिन अब और भी ज्यादा मॉडर्न शिप में जाएंगे शहरों में तो देखेंगे इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक गैसें होती हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाले। तो अगर धातु की बनी हुई बर्तन रहेगी टोटल, तो धातु के बर्तन में इलेक्ट्रिक जो है विद्युत उतरने का संभावना अधिक होता है। लेकिन प्लास्टिक अभी हम कह रहे हैं कि बैकलाइट विद्युत का कुचालक है, इसमें क्या है कि आपको करंट नहीं लगेगी। तो ये अगर हत्था लगा रहे, ये हत्था लगा रहे बर्तन के हत्थे, ठीक है, लिख दीजिएगा बर्तन के हत्थे। तो अगर हत्था लगा रहे, पकड़ने वाला कोई चीज लगा रहे उसमें, तो बैकलाइट को पकड़ेंगे, किसी भी हीटर पे रख देंगे, लाइट नहीं मारेगी। तो इसके सुगमता के लिए बनाया जाता है। बहुत हार्ड भी होता है स्विच भी, बर्तन का हत्था भी बहुत हार्ड होता है। देखे हैं, गलाने पर जल्दी गलेगा नहीं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये क्या है, गुण प्रदर्शित कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, मेलामाइन, ये आग प्रतिरोधी होता है। ये क्या होता है? आग प्रतिरोधी होता है। तो आग प्रतिरोधी से क्या तात्पर्य है हमारा? आग प्रतिरोधी से क्या तात्पर्य है? यानी कि उष्मा की तरह देंगे, यह जलेगा नहीं। ठीक है, यह जलेगा नहीं, जल्दी जलेगा नहीं। उष्मा कितना हो देंगे, जलेगा नहीं। गांव में एक तो चीज देखे होंगे, एक चीज आप लोग, कि कुछ एक बार कपड़ा बेचने वाले जो आए थे, तो कपड़ा बेचने वाला जो था वो कपड़े को ऐसे ही क्या कर रहा था कि आग में डाल दे रहा था कि इसमें को पहन करके आग में चले जाइए, जलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो आपके फायर ब्रिगेड वाले में जो काम करते हैं, उसमें जो कपड़े बनाए जाते हैं, कुछ कपड़े, अब ये नहीं कि 100% नहीं जलेगा, ज्यादा उष्मा होगी तो क्या है कि यह पिघल जाएगा, लेकिन कुछ हद तक, ज्यादा हद तक उष्मा सहन करने की क्षमता इसमें होती है। तो आग प्रतिरोधी है, इसलिए कुछ कपड़े जो कि आपके कहीं बहुत विषम परिस्थिति में जो पहने जाते हैं, उस तरह के कपड़े बनाने में इसका प्रयोग होता है। आग प्रतिरोधी है, इसलिए कपड़े बनाने में प्रयोग होगा। अब चूंकि आग से जलेगा नहीं, तो बर्तन बनाने में भी प्रयोग होगा। बर्तन बनाने में प्रयोग होगा, रसोई घर के बर्तन जो है आग पे ही डायरेक्ट रख ही दिया जाए तो वो भी क्या है, रसोई घर के बर्तन बनाने में प्रयोग हो सकता है ये। ठीक, तो रसोई घर के बर्तन बनाने में, कपड़े के बनाने में, उसके बाद कुछ फर्श की टाइलें भी इस प्लास्टिक की बनाई जाती है। फर्श की टाइलें, फर्श की टाइलें बनाने में प्रयोग होता है। तो फर्श की टाइलें मत सोचिएगा कि खाली पत्थर का बनाया जाता है। पत्थर से बस ही नहीं बनता है, एक मिट्टी से भी बन जाता है। कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी से भी फर्श की टाइलें बनती हैं, पत्थर से भी बन जाती हैं। ठीक है, और कुछ प्लास्टिक से भी बनते हैं, कुछ में शीशा मिला करके बनाया जाता है। तो उसके प्रकार के, टाइल्स के प्रकार के आधार पर अलग अलग उसके जो कॉम्बिनेशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो अलग अलग होता है। ठीक, तो फर्श की टाइलें बनाने में भी मेलामाइन नामक प्लास्टिक का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये चीज आपका प्लास्टिक के प्रकार थे। अब प्लास्टिक के प्रकार है कि विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, आपका नेक्स्ट हेडिंग दे रखा है आपके बुक में, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। तो विकल्प पदार्थ प्लास्टिक कहने का क्या मतलब है कि हम लोग
विकल्प पदार्थ प्लास्टिक कहने का मतलब हमारा यह है कि प्लास्टिक को हम लोग क्यों एक विकल्प के रूप में ले रहे हैं भाई। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। तो विकल्प पदार्थ प्लास्टिक कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि प्लास्टिक को हम लोग क्यों एक विकल्प के रूप में ले रहे हैं कि कोई भी काम पड़ रहा है तो प्लास्टिक की चीज चाहिए हमको, कोई काम पड़ रहा है तो प्लास्टिक की चीज चाहिए। किसी भी काम के लिए बाल्टी चाहिए तो कोई नहीं स्टील की बाल्टी ले रहा है, प्लास्टिक की दे दो। जग चाहिए तो प्लास्टिक की दे दो भाई, धातु की नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्यों आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि पहली चीज तो धातुओं के जो बर्तन, धातुओं की जो भी चीज, बर्तन की बात ना कीजिए, जो भी सामान लिया जा रहा है धातु का बना होगा तो भारी होगा। पहला चीज वो भारी होगा, धातु का बना होगा तो ठीक। तो इसलिए क्या है कि हम लोग भारी, और प्लास्टिक हल्का होता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक लेते हैं पहला। दूसरा चीज धातु का अगर कोई चीज लेंगे, पहला हो गया। अब दूसरा क्या है आपका, अगर धातु का कोई चीज ले रहे हैं तो वह क्या है आपका, महंगा होगा। क्योंकि धातु का है तो महंगा होगा, तो भाई उसको क्यों ना, प्लास्टिक उसकी तुलना में क्या है, हल्का है तो सस्ता है, तो हम लोग प्लास्टिक को खरीदते हैं। महंगे की तुलना में हम लोग सस्ता ही पे जाएंगे तो प्लास्टिक को लेते हैं। तीसरा चीज कि उसको ले, उस जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो चूंकि धातु है तो धातु क्या है, जल्दी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है। तो अब जो है रासायनिक अभिक्रिया से आपसे मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए बाल्टी है, पानी में रख दीजिए तो देखिएगा कुछ समय उस पर क्या होता है, खराब हो जाता है। उस पर देखेंगे कि ब्लैक कलर का स्पॉट धीरे धीरे पड़ने लगता है। तो उस ब्लैक कलर के स्पॉट को कहते हैं हम लोग जंग, कि जंग लग गया है। ब्लैक रेड कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर। तो रेडिश ब्राउन कलर का स्पॉट जो आपके बाल्टी के ऊपर लग जाता है, आपके बर्तनों के ऊपर लग जाता है ज्यादा देर तक पानी में रहने से, तो उसे क्या कहते हैं, रेडिश ब्राउन कलर को कहते हैं जंग लगना। तो जो धातु के जो बर्तन है उनमें जंग जल्दी लगता है, खराब हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है प्लास्टिक में जंग लगने जैसी कोई समस्या नहीं है। वायु से क्रिया नहीं करेगा, पानी से क्रिया नहीं करेगा, कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, कोई भी रसायन उसमें डाल देंगे तो जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा। अतः हमारा क्या है कि धातु के बर्तन के, धातु के पात्रों के तुलना में प्लास्टिक की चीजें क्या है, सुगम है, फिर सुविधाजनक है। तो इसलिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, धातु का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि अगर उपयोग में देखा जाए तो मैक्सिमम हर जगह पर अपने चारों तरफ आप नजर उठा करके देख लीजिए तो हर एक दूसरी चीज आपको प्लास्टिक की बनी हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं विकल्प पदार्थ के रूप में प्लास्टिक को ही चुनते हैं। जहां पर भी विकल्प लेने का हमको ऑप्शन मिलता है तो प्लास्टिक की चीज ही चुनते हैं। ठीक है, तो ये तो मजबूत भी होता है ये। ठीक, तो विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखा है आपके बुक में, नेक्स्ट हेडिंग तो दे रखा है प्लास्टिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो प्लास्टिक अभिक्रियाशील है, अभी तो हमने बता दिया। ओह सॉरी, प्लास्टिक अभिक्रियाशील नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, धातुएं अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक नेक्स्ट हेडिंग दे रखा है आपके बुक में कि प्लास्टिक अभिक्रियाशील है, अनअभिक्रियाशील है। तो अभी तो हमने आपको बता ही दिया कि प्लास्टिक कैसे अनअभिक्रियाशील है। कि धातु का बर्तन है तो धातु का बर्तन वायु से और जल से क्रिया कर लेता है, जंग लग जाता है। कोई रसायन उसमें डाल देंगे तो उस रसायन से भी वो धातु क्रिया करके कोई अन्य प्रकार का के रासायनिक यौगिक बना लेगा। तो ऐसा, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा गुण नहीं होता। प्लास्टिक जल्दी न वायु से क्रिया करता है, न जल से क्रिया करता है, और न ही किसी रसायन के प्रभाव से जल्दी क्षतिग्रस्त होता है। इसलिए हम लोग प्लास्टिक के बर्तन का, प्लास्टिक की बर्तन, प्लास्टिक की चीजों को, सामानों का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, अनअभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशीलता इसमें नहीं होती है। ठीक है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है, इसके विषय में भी बता दिया। नेक्स्ट हेडिंग रखा है आपका
प्लास्टिक हल्का है, प्रबल है, चिरस्थायी है। तो भाई जाहिर सी बात है, देख रहे हैं कि प्लास्टिक की चीजें बहुत ज्यादा दिन तक चलती भी हैं। धातु की रहेंगी तो जंग लग जाएगा, खराब हो जाएंगी, टूट भी जाएंगी। हल्का है, धातु से की तुलना में प्लास्टिक हल्का भी है, यह भी बताया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक कुचालक है। तो वही चीज क्या है कि उष्मा का कुचालक है प्लास्टिक। अभी बताया गया कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपको बैकलाइट का एग्जांपल देकर के बताए हैं हम। तो बैकलाइट उष्मा का कुचालक था, मेलामाइन किसका कुचालक था, आपका मेलामाइन का आग प्रतिरोधी था। तो यह उपयोग उसको प्लास्टिक, यह जो इसका गुण है, यह गुण प्लास्टिक के उपयोग को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, प्लास्टिक और पर्यावरण। हमको देखना क्या है, प्लास्टिक और पर्यावरण। इससे पहले आप देखे होंगे अपने आसपास भी चीजों में, या फिर सभी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताना क्या है कि जो दवा होती है, दवा की जो पैकेजिंग होती है, पैक होता है, तो ऊपर देखे होंगे ना कि खोखला वाला जो होता है, खोखला चीज जो होता है, तो सारा खोखला किस चीज का बना है, वो भी प्लास्टिक का ही बना है। तार जो गया है, तार के ऊपर जो लगे हुए हैं आपके जो धातु का तार होता है, वायर जो होता है, तो इसमें चारों तरफ जो लपेटा गया रहता है कि जिससे करंट उसमें ना उतरे, जो उतरे, तो उसे क्या बोलते हैं, वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ रहता है। ठीक, ओवन जो होता है, माइक्रो ओवन जो होता है, ओवन का उपयोग कुछ घरों में किया जाता है, कुछ फास्ट फूड को बनाने के लिए। तो ओवन भी क्या होता है, वो भी मैक्सिमम ओवन में भी प्लास्टिक का ही बाहरी स्तर बना होता है। ठीक, जो क्या है कि फ्रिज है, कूलर्स, फ्रिज है घर के, तो कूलर्स इस समय देखिए आ रहे हैं। पहले लोहे धातु के भी बने हुए आते थे, लेकिन उसको करंट उतरने की संभावना ज्यादा रहती थी। अब प्लास्टिक की आ रहे हैं, प्लास्टिक के आ रहे हैं, जिससे करंट उतरने की संभावना उसमें बहुत कम रह रही है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है, देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा ये भी दे रखा है आपके सिलेबस में, तो जान लीजिए टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन भी एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक हो जाता है। जो आप नॉन स्टिक बर्तन होता है ना, नॉन स्टिक बर्तन जो जिसमें आप भोजन पकाते हैं, नॉन स्टिक बर्तन जो पूरा ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, तो वो जो उस धातु जो होता है, जो उसके ऊपर चढ़ी हुई रहती है परत, वह धातु नहीं है, बल्कि वो है क्या, टेफ्लॉन है। ये क्या होता है, टेफ्लॉन। इसके ऊपर क्या है, तेल और तैलीय चीजें छलक जाती हैं, तेल और तैलीय चीजें छलक जाती हैं। देखिए उसमें थोड़ा सा ही तेल डालिएगा तो बहुत ज्यादा लगता है। ठीक, और ये होता क्या, उष्मा का कुचालक होता है, यानी उष्मा देने क्षतिग्रस्त नहीं होता, गलता नहीं है, टूटता नहीं है। इसलिए नॉन स्टिक की बर्तन बनाने में कुछ इसका उपयोग होता है, वह प्लास्टिक का क्या नाम है, टेफ्लॉन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका प्लास्टिक और पर्यावरण है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण। हमारे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बताया, मतलब इसको एक्सप्लेन किया जाए। आप सभी लोग एकदम चिर परिचित हैं इन सारी चीजों से। तो इसमें दो प्रक्रियाएं मुख्य हैं, दो प्रक्रियाएं हैं। ये क्या है, जैव निम्नीकरण और दूसरा है जैव अनिम्नीकरण। दो चीजें हैं। तो जैव निम्नीकरण क्या होता है, जैव अनिम्नीकरण क्या होता है, ठीक है, ये चीज भी आप लोग देख लीजिए, सिलेबस में है आपके। तो जैव निम्नीकरण का तात्पर्य है कि जब कोई चीज बैक्टीरिया के द्वारा, जब कोई वस्तु बैक्टीरिया के द्वारा पूर्णतया अपघटित हो जाए, तो
उस प्रक्रिया को कहते हैं जैव निम्नीकरण प्रक्रिया कहते हैं, और उस पदार्थ को जैव निम्न पदार्थ कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। अब जब पदार्थ किसी जीवाणु कवक के द्वारा यह पूर्ण रूपेण अपघटित न हो पाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जैव अनिम्नीकरण या अनबायोडिग्रेडेबल मटेरियल, अनबायोडिग्रेडाइजेशन, और उसको कहते हैं अनबायोडिग्रेडेबल मटेरियल और जैव निम्न पदार्थ। ठीक है, तो मतलब कि जब पदार्थ क्या है कि बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण प्रक्रिया को, और जब अपघटित ना हो तो जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। ठीक, तो कुछ चीजें जैसे देखे होंगे आप लोग, अपने आसपास भी देखे होंगे कि केले का छिलका है, चाहे कि केले का छिलका क्या कि मतलब घर के जितने भी आपके सब्जी के छिलके निकलते हैं, कचरा निकलता है, आप फेंक देते हैं, कुछ दिनों के बाद देखते हैं धीरे धीरे उनके रूप में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तित होकर वह रूप क्या हो गया है आपका, परिवर्तित हो गया, खत्म हो गया। आपको जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया गया था तो वहां भी बताया गया था यह चीज, धीरे धीरे जीवाणु के द्वारा वो सब खत्म हो जाता है, वहां से कोई चीज रह ही नहीं जाता। कोई पशु है मर गया है कहीं पर तो देखते हैं कि कुछ दिन तक तो रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद 2, 4, 10 दिन 15 दिन के बाद वहां पर पशु का कोई चीज मिलता ही नहीं, हड्डी बस मिलती है। कहाँ चला गया, यानी कि खत्म हो गया, वह जैव निम्नीकरण प्रक्रिया के द्वारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपका जैव निम्नीकरण, जिसमें कोई भी जीव क्या है कि किसी बैक्टीरिया के द्वारा, कोई जीव कोई पदार्थ किसी बैक्टीरिया के द्वारा पूर्णतया नष्ट हो जाए तो वो प्रक्रिया जैव निम्नीकरण, और जब नष्ट न हो पाए तो अजैव निम्नीकरण। तो जो प्लास्टिक है आपका, जो प्लास्टिक की चीजें हैं, तो इनको क्या है कि आप फेंक देंगे अगर बाहर, तो इसमें क्या है कि प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरण है, ये जल्दी जीवाणु के द्वारा घटित नहीं होंगी। अब मान लीजिए कि कोई जानवर अगर उसे खाता है तो भाई श्वास नाल में फंस गया तो श्वास संबंधी बीमारी से मर जाएगा। अगर इंटेस्टाइन में चला गया तो इंटेस्टाइन में फंस जाएगा, एक लेयर बना लेगा, उससे भी मर सकता है। तो यह जानवरों और पशुओं के लिए बहुत ही हानिकारक है प्लास्टिक, जल्दी नष्ट नहीं होता है यह प्लास्टिक, इसलिए जानवरों के लिए और भी प्रकृति के लिए भी, संपूर्ण प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि देखिएगा कि प्लास्टिक को जब जलाया जाता है तो बहुत ज्यादा देर तक चलता है, बहुत ज्यादा देर तक जलता है, और जब जलता है तो बहुत अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न करता है। वह धुआं पर्यावरण प्रदूषण का बहुत ही अधिक कारक बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जलाते हैं तो भी नुकसान कर रहा है, अगर छोड़ देते हैं तो भी नुकसान कर रहा है। तो इसलिए प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाए। ठीक है, क्रॉकरी के बने हुए जो झोले हैं इनका उपयोग ज्यादातर किया जाए, जो कि भारत सरकार भी कह रही है क्रॉकरी के बने हुए झोलों का उपयोग किया जाए, प्लास्टिक के झोलों का, प्लास्टिक के थैलों का उपयोग न किया जाए। तो सरकार ने इसके लिए एक सिस्टम अपनाया है, एक सुझाव दिया है जनता को कि यह 5R सिस्टम, क्या है, 5R सिस्टम का उपयोग करें, 5R सिस्टम को फॉलो करें। क्या है 5R सिस्टम को फॉलो करना। 5R में क्या है, R का मतलब है 5R 4R है। R रिड्यूस, क्या है, रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम, यानी कि आप प्लास्टिक का उपयोग पहले क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या है आपका रिसाइकिल है, फिर नेक्स्ट आर है आपका क्या है, रिसाइकिल। आपका रिसाइकिल है, तो रिसाइकिल का मतलब क्या होता है कि पुनः चक्रित कर दीजिए, पुनः उपयोग में ला लीजिए, यानी कि उसे किसी कबाड़ी वाले को दीजिए, कबाड़ी वाला कंपनी में ले जाएगा, कंपनी में ले जाकर के क्या करेगा, उसे नए रूप में ढाल देगा, पुनः चक्रित हो जाएगा, वह प्लास्टिक फेंकिए नहीं। ठीक है, रिकवर, क्या है, आर, रिकवर। रिकवर से तात्पर्य हमारा यह है पुनः प्राप्त करना, अर्थात जैसे मान लीजिए बाल्टी है अगर टूट गई तो उसको आप सजा करके किसी और गमले के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका क्या, रिफ्यूज।
रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? आर। नेक्स्ट आर का मतलब क्या है? रिफ्यूज। रिफ्यूज। नेक्स्ट आर का मतलब, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना, कि यार मना कर दीजिए कि इसके हम ये चीज क्या है, चलाएंगे ही नहीं, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग हम करेंगे ही नहीं। तो ये आर 5R सिस्टम पहले क्या था? पहले ये 3R के रूप में उपयोग किया गया, 3R सिस्टम लाया गया था। तो 3R सिस्टम जो लाया गया था उसमें कुछ ही चीजें थी। अब 5R सिस्टम ला दिया गया है, तो 5R सिस्टम में एक और आ जाता है रीयूज। ठीक, तो 1 2 3 4 5, ये 5R है और इस 5R के 5 चीजें हैं। आर का, एक आर का मतलब रिड्यूस, यानी कि कम कर दीजिए प्लास्टिक का उपयोग। आर से रिसाइकिल, रिसाइकिल के लिए कंपनी में भेज दीजिए। फिर क्या है? आर रिकवर, यानी कि प्लास्टिक की जो चीजें हैं उन्हें को रिकवर कीजिए। रिकवर प्राप्त करने का, रिकवर का मतलब क्या है कि उनको पुनः आप उपयोग में ले आ लीजिए। कि जैसे कोई चीज टूट गया है तो बाहर बाहर न फेंक करके उसका रिकवर यानी कि दूसरे रूप में उपयोग कर लीजिए। ठीक। रिफ्यूज यानी डायरेक्टली क्या है, मना कर दीजिए कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। रीयूज, ठीक है, तो ये रीयूज और रिकवर इन दोनों का तात्पर्य एक ही था। हमने बताया ना कि अभी पहले 3R सिस्टम लागू था, तो 3R के बाद क्या आया? 4R सिस्टम लागू हुआ, फिर अब क्या है? 5R सिस्टम लागू हो गया है। ठीक, पहले 3R था, 4R, 5R। बातों में कुछ नहीं, बातों में सिर्फ रीयूज रिकवर में अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, पुनः प्राप्त दोनों क्या है कि दोनों क्या है, दोनों का तात्पर्य है कि दोबारा उपयोग में लाना। तो 5R सिस्टम से सरकार का कहना यह है, यह बता करके कहना यही है कि कुल मिला जुला करके कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाए, इसे बाहर ना फेंका जाए, इसे रिसाइकिल की करने के लिए कंपनियों में दिया जाए। ठीक है, कबाड़ी वाले के थ्रू कंपनियों में दिया जाए। घर में अपने किसी टूट जाता है कोई प्लास्टिक की चीज तो उसको क्या है, कुछ सजावटी चीजें बना करके उपयोग कर लिया जाए। तो इस प्रकार से जो हमारा यह चैप्टर था, अध्याय नंबर 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, यह होता है खत्म। इससे संबंधित जो आप लोगों को होमवर्क दिए जाएंगे वह पूर्ण करके आप लोग अपने ग्रुप में भेज दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।